अपने एग्जाम्स की तैयारी एकदम जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम सीजी ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करवाइए ऐसा करके, तो मैंने सोचा बिल्कुल बेसिक से ही आप लोग को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, जो नया नया पीएससी व्यापम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैंने उनको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तब भी आप अपना जो तैयारी है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम जब पीएससी की तैयारी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ना कहाँ से चालू करें। तो बच्चे अगर मैं सीजी पीएससी की बात कर लूँ तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से आपको बहुत बड़ा वेटेज आता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सीजी ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको, तो यहाँ से आप क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल प्रारंभिक क्लास है ये, फ्रेशर बच्चों के लिए स्पेशली। चीजें क्लियर है? ओके चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाने वाली हूं, है ना। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सबसे पहला चीज ये है कि आपको छत्तीसगढ़ का मैप पता होना चाहिए। मैप तो वैसे अगर मैं बात करूं तो पहले आपका भारत का मैप आपको पता होना चाहिए। भारत का मैप इसलिए पता होना चाहिए बच्चे क्योंकि उससे आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ का हमारा स्टेट है, इसके पास कौन कौन सा स्टेट जो है जाकर के जुड़ा हुआ है। मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की जो सीमा है ना, उसके अगल में कौन सा राज्य है, बगल में कौन सा है, ऊपर में कौन सा है, नीचे में कौन सा है, ये सारी चीजें पता करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान से आपको समझाऊंगी। जिसको बिल्कुल भी स्टेट वाइज मैप नहीं आता है आराम से क्लियर हो जाएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में हाउच पौच हो जाएगी चीजें, इसीलिए सिर्फ सीजे ज्योग्राफी का मैप आपको अभी जो करंट में चीजें चेंज हुई हैं 33 राज्यों का जो मैप है बिल्कुल अपडेट के साथ आपको चीजें यहां पर क्लियर करवाई जाएंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं तो ये बोलूंगी बच्चे कि छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर रही हूं तो आप क्या करें ना, नोट्स पेन लेकर के बैठे और नोट्स बनाना चालू करें, क्योंकि यहां से कैसे कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीजों को अपन देखने वाले हैं। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई? स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। पहले बच्चे कमेंट करके मेरे को बता देंगे वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियरली विजिबल है या नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी 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 बच्चे लाइव आएंगे और आप लोग यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, है ना, ताकि उन लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल सके कि हम मैडम आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं आज छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी देखने के लिए बच्चे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, आप लोग को एक बार मैप बताती हूँ कि आप मैप कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ का जो मैप है ना वो ऐसे 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 तिरछा मिर्छा बनता है। ऐसे बनाने से क्या होता है ना, फ्रेशर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहां पर से काटना है और कहां पर से नहीं काटना है। इसीलिए आप क्या करिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में छत्तीसगढ़ का मैप पहले बनाना सीख जाओ कि कौन कौन से संभाग में कितने कितने जिले पड़ते हैं, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। और मैं बताती हूं आपको कि छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का जो मैप है, छत्तीसगढ़ का हमारा जो मैप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप कैसे बना सकते हैं अपडेट क्लास के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी में पहले मैप बनाना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन वाला बना रही हूं, फिर से आपको बता दूं। तो सबसे पहले पॉइंट तो आपको ऐसे बनाना है, ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। क्या हो गया? ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ और आपको क्लियरली विजिबल है ना, दिख रहा है ना। चलो तो अब पहला बात, जो पहला प्रश्न यहां से बनता है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों को लेकर के मैं साथ में चल रही हूं ना, जिन बच्चों को नॉलेज है वो बोर नहीं होंगे भाई। अपने माइंड में रिकॉल करते जाइए कि क्या क्या चीजें आपको पता है, क्या क्या चीजें आपको नहीं पता है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का नक्शा हम पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग है बेटा? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग है। कितने संभाग है? 5 संभाग है। तो पहले उस 5 संभाग को बनाना सीखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, फिर ये हो गया आपका दूसरा लाइन, फिर ये हो गया आपका तीसरा लाइन। चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? अच्छा एक काम करो, ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन, और इस लाइन को ना थोड़ा सा बड़ा बना दो। बड़ा इसलिए बनाना है क्योंकि यहां पर हमारे 2 संभाग बनेंगे, इसे थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके बड़ा कर देती हूं। इतना हमने कर दिया। अब देखो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये हमारा सरगुजा संभाग है। इसको क्या कहते हैं? मैं संभाग बोल रही हूं, थोड़ा सा मेरे शब्दों को ध्यान से देखेंगे, जिला नहीं बोल रही हूं मैं, है ना। सरगुजा संभाग हो गया। नीचे वाला जो दिख रहा है ये आपका बिलासपुर संभाग हो गया। उसके बाद आपको जो ये दिख रहा है, तो यहां पर से 2 संभाग बनते हैं बेटा, ठीक है। एक बनता है आपका दुर्ग संभाग और एक बनता है आपका रायपुर संभाग। कैसे बनेगा वो भी मैं काट करके यहां पर आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में हमारा बन जाता है ये बस्तर संभाग। 5 संभाग हो गया ना। सबसे ऊपर में आपका सरगुजा संभाग हो गया, उसके बाद फिर आपका बिलासपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, और उसके बाद फिर हो गया आपका बस्तर संभाग। इस प्रकार से टोटल 5 संभाग हमने देख लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक एक संभाग में कितने कितने जिले हैं, अभी कितने जिले ऐड हुए हैं और पहले कितने जिले थे, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। साथ में यहां से जो प्रश्न बनता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ देगा कि जो बलरामपुर की जो सीमा है, क्या वह सरगुजा जिले की सीमा को टच करती है? ये जानने के लिए आपको मैप क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये तो अपने को 5 संभाग दिख गया ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने कितने जिले पड़ते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगी, नोट पेन लेकर के बैठो अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो।
और जैसे जैसे मैं लाइन काट काट के आपको बताऊंगी वैसे वैसे बिल्कुल आपको बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन कुछ यहां पर से ऐसे खींचेंगे, खींच लिया हमने, फिर बीच से एक लाइन खींच दो और वहीं पर फिर से एक नीचे में खींच दो। क्या क्यों, मैं सबसे पहले मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, उसके बाद फिर बीच से मैंने एक लाइन खींचा है, नीचे से एक लाइन खींचा है। यहां तक चीजें क्लियर। ये ऊपर वाला है बेटा, ये है आपका बलरामपुर। क्या है, ये है आपका बलरामपुर। ये जो दिख रहा है ये आपका सरगुजा है और ये जो दिख रहा है ये आपका जसपुर है। 3 जिले हमारे यहां पर से बन गए। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ये आपका सूरजपुर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका सूरजपुर कहलाता है। उसके बाद फिर जो आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो स्टेट है ना, सॉरी जिला है, ये आपका कोरिया जिला कहलाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, एक नया जिला इसमें ऐड हो गया है, आप सब जानते होंगे, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इसी वजह से हमको इसको बीच से ऐसे करके काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला जिला हो जाता है। तो इस प्रकार से सरगुजा संभाग में देखो कितने जिले हो गए, सबसे पहले बलरामपुर, फिर आपका सरगुजा, फिर आपका जसपुर, उसके बाद फिर है आपका सूरजपुर, फिर ये हो गया आपका क्या, कोरिया, और उसके बाद है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6। तो सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हमने देख लिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम पहुंचते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कितने जिले होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं तो वो मैं आपको समझाती हूं। देखिए, पहले एक लाइन खींच दिया हमने ऐसा करके। अब आपको बिलासपुर में क्या करना है, जिलों को काटते हुए चलना है। कैसे कटेगा, एकदम ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। कैसे लाइन खींचना है तो वो भी मैं आपको बताती हूं। जो सरगुजा वाला जगह दिख रहा है, सरगुजा वाले जगह से ही आपको कुछ इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, बिल्कुल सरगुजा के बीचों बीच। चीजें क्लियर, सरगुजा के बीचों बीच मैंने एक लाइन खींचा है। उसके बाद आपको यहां पर से एक लाइन खींचना है बिल्कुल इस प्रकार से, और फिर एक लाइन आपको खींचना है बिल्कुल इस प्रकार से। चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। जहां जहां से काट रही हूं वहीं पर से काटना, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी। इतना करने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, तो ये आपका रायगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका रायगढ़ कहलाता है। और रायगढ़ को फिर बीच से हम ऐसे काटेंगे रीजन, क्योंकि एक नया जिला यहां पर बन गया है, सारंगढ़ हमारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला जिला। वहां पर की चीजें क्लियर हो गई क्या हमारी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर से फिर आपको एक लाइन ऐसे करके खींचना है। जैसे ही आप ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा ये आपका कोरबा है। क्या है ये आपका कोरबा है, और यहां पर आपका जांजगीर चांपा वाला हिस्सा बन जाता है। जांजगीर चांपा वाला हिस्सा हमारा क्लियर हो गया क्या। अब समझना, यहां पर से एक और जिला कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, अभी अभी नया नया बना है, जिसको कहा जाता है शक्ति। देखो मैं जो लिख रही हूं ना वर्ड, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, तभी तुम लोगों को याद होगा, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, अगर आपने आज तक कभी भी सीजी ज्योग्राफी का मैप या छत्तीसगढ़ का मैप नहीं बनाया है तो बाद में भूल जाओगे। मैं उसको सिर्फ लेटर लिख रही हूं, आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या। चलिए, तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो कोरबा के ऊपर से बिल्कुल आपको एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींचना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका बिलासपुर कहलाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही कहलाता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या। अब यहाँ पर एक और जगह दिख रहा है, ये क्या है, तो ये आपका मुंगेली है बेटा। कौन सा जगह है, ये आपका मुंगेली है। तो इस प्रकार से बिलासपुर भी हमारा हो चुका है। ठीक, एक बार फिर से बताती हूँ, जो लेटर लिखा हुआ है वो क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर में आपका रायगढ़ है, रायगढ़ के जस्ट नीचे में आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिसको आप बोल सकते हो। ये वाला जो दिख रहा है के, ये आपका कोरबा है। उसके जस्ट नीचे में जांजगीर चांपा, उसके बगल में आपका कौन सा है, तो वो आपका शक्ति है जो कि अभी अभी बना है ना। उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा बिलासपुर, और ये हो गया आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, और नीचे वाला जो एम दिख रहा है वो है आपका मुंगेली। इस प्रकार से बिलासपुर संभाग हो गया। अब हम काउंट करेंगे कि आपके बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले पड़ते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं, 8 जिले पड़ते हैं। और वहीं सरगुजा संभाग में हमने देखा था कितने, 6 जिले पड़ रहे थे। चीजें यहां तक हमारी क्लियर। अब आगे बात करेंगे। अब यहां पर देखो 2 संभाग हमको पढ़ना है। ठीक है, एक अपने को दुर्ग संभाग पढ़ना है और एक अपने को रायपुर संभाग पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ दुर्ग संभाग का। दुर्ग संभाग पढ़ने के लिए ये देखिए, यहाँ पर एक जो लाइन दिख रही है ना, उसके बिल्कुल बगल से आपको ऐसे करके लाइन खींचना है। उस साइड लाइन नहीं होना चाहिए, चीजें नहीं तो गलत हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने लाइन खींच दिया और इसको फिर से एक बार बीच से आपको ऐसे करके काटना है। इतना करने के बाद अब आपको लिखना चालू करना है। तो सबसे पहले ऊपर में हम एक लाइन खींचेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है बेटा ये आपका कवर्धा कहलाता है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका बेमेतरा कहलाता है। क्या कहलाता है, बेमेतरा कहलाता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये क्या कहलाता है, तो सबसे पहले कवर्धा हो गया। उसके बाद फिर ये आपका खैरागढ़, ठीक है, अभी नया बना है, आपका खैरागढ़ कहलाएगा। खैरागढ़ के नीचे में जस्ट यहाँ पर आपका राजनांदगांव हो गया, और राजनांदगांव के नीचे में आपका पड़ता है मोहेला मानपुर। एमएम से मैंने इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, चीजें क्या क्लियर। ऊपर वाला कवर्धा है, उसके नीचे में आपका खैरागढ़ है, उसके नीचे में ये आर जो दिख रहा है ये राजनांदगांव है, उसके नीचे में आपका मोहेला मानपुर हो गया। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं तो ये ऊपर वाला बेमेतरा है, ये बीच वाला आपका दुर्ग हो जाएगा, और जो नीचे वाला है ये आपका बालोद कहलाता है। और यह जो संभाग है
है ना पूरा, ये आपका दुर्ग संभाग कहलाता है। तो दुर्ग संभाग में कितना जिला पड़ा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7। तो दुर्ग संभाग में हमने 7 जिला देख लिया। दुर्ग संभाग में कितना जिला देखा हमने? 7 जिला देख लिया। अब हम आते हैं रायपुर संभाग की तरफ। कैसे बनाना है ध्यान से देखो। यहां पर से बिल्कुल सरगुजा से आपको एक लाइन खींचना है और जाकर के वो ऐसे करके जुड़ेगा। यहां पर जोड़ते टाइम बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो दुर्ग का बॉर्डर है, सॉरी ये जो बेमेतरा का बॉर्डर है ना, ये इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, कैसे ली हूं मैं, आपको दिख रहा है? बिल्कुल ऐसे ही आपको लेना है। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये आपका बलौदा बाजार है। क्या है ये आपका बलौदा बाजार है। उसके बाद अगला लाइन क्या करना है? तो अगले लाइन में हमको बनाना है रायपुर। क्या बनाना है हमको? रायपुर। अब रायपुर कैसे बनेगा? तो रायपुर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे लाइन खींचिए और इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक, उसके बाद बीच से एक लाइन खींचेंगे, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका मिट जाएगा क्योंकि ये लाइन ऐसे थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। कुछ इस प्रकार से दिखा क्या आपने को? मैंने नीचे से एक लाइन खींचा है और उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और यहां पर भी सेम वही काम मैंने किया है। तो ये जो हिस्सा है बेटा, ये आपका रायपुर कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा आपका धमतरी कहलाता है और ये जो दिख रहा है ये आपका गरियाबंद, जो बाहर निकला वाला हिस्सा है ना, इसको हम गरियाबंद कहते हैं। यहां पर एक जगह दिख गया, बच गया, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका महासमुंद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका महासमुंद कहलाता है। यहां तक हमारी चीजें क्या क्लियर हो गई हैं? वेरी गुड। अब हम पहुंच चुके हैं बस्तर संभाग में। अच्छा, रायपुर संभाग में कितना जिला हुआ इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने जिले हुए? 5। तो रायपुर संभाग में टोटल हमने 5 जिला देख लिया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम देखते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? तो धमतरी के पास से लाइन लेंगे और ऐसे करके बिल्कुल खींचेंगे। ये कौन सा जगह है? तो इसको हम कांकेर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कांकेर के नाम से जानते हैं। और फिर से एक लाइन ऐसे बिल्कुल सीधा आपको खींच देना है। अब देखो यहां पर से फिर एक लाइन खींचोगे तो ये जो हिस्सा है ना बेटा, इसको हम नारायणपुर के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको नारायणपुर कहते हैं। और यहां पर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ऊपर से लेके ऐसे खींचेंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यही आपका बस्तर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, ये आपका कोंडा गांव है। कौन सा गांव है? ये आपका कोंडा गांव है। अब बच गया यहां पर। तो यहां पर क्या करना है? देखो यहां पर से आपको ऐसे कर देना बस। तो ये जो नीचे दिख रहा है ये आपका बीजापुर हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका दंतेवाड़ा हो गया। और जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम सुकमा के नाम से जानते हैं। चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? किस प्रकार से चीजें बन रही है आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से बस्तर में टोटल कितने जिले पड़े? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बस्तर में हमने देख लिया 7 जिला। अब हम काउंट करते हैं कि टोटल कितने जिले हुए। तो देखो सरगुजा में आपका 6 हो गया, बिलासपुर में आपका 8 हो गया, तो 8 6 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर दुर्ग में आपके 7, तो 14 और 7 21 हो गया। रायपुर में हमने देखा 5, तो 21 और 5 कितना होगा? 21 और 5 आपका 26 हो गया। अब उसके बाद 26 और बस्तर में हमने देखा 7, तो 26 और 7 कितना होगा जी? 26 और 7 हो जाएगा आपका 6 6 12 13 की 3 और हासिल आई 33। मतलब इस प्रकार से टोटल 33 जिले हमने 5 संभाग में बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया है। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं छत्तीसगढ़ का मैप आपको समझाई हूं जिसमें 33 जिलों को आपको कैसे मेंशन करना है। ठीक है, अब ये मैप जानना क्यों जरूरी है मैडम? ये बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप नहीं जानेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। रीजन इसका ये है क्योंकि यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। देखो ये जो मैप दिख रहा है ना, ये जो अगर मैप क्लियर है तो प्रश्न अगर बनेगा कि क्या कोरबा की सीमा बिलासपुर की सीमा को छूती है, तो आप ये मैप देख करके बताओगे कि हाँ भाई यहां पर कोरबा की सीमा है और बिल्कुल बिलासपुर की सीमा यहां पर को छू रही है। तो अगर आपको मैप क्लियर है आप तभी बता पाएंगे ना, नहीं तो कैसे बताएंगे? तो इसीलिए ऐसे प्रश्न बनने के लिए आपको ये मैप क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा। क्यों? जैसे मान लो नॉर्मली घर में बात निकला है कि यार मुझे कोंडा गांव जाना है, तो तुम तुरंत मैप अपने माइंड में क्लियर करोगे, मैं तो कोरबा में रहती हूँ, कोंडा गांव जाना है, बस्तर संभाग जाना है, इतना दूर जाना है, कैसे जाओगे? आ रहा है क्या समझ में? बहुत बेनिफिट होता है। और साथ में मैप क्लियर है ना, तो एक और चीज होता है कि छत्तीसगढ़ में आपको कहीं भी छोड़ दिया जाएगा ना, आप बहुत आराम से अपना माइंड लगा सकते हो और अपने घर वापस जा सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खैर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैप आपने अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चीजें क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कि अब आपके लिए कैसे कैसे प्रश्न बिल्कुल बेसिक से बन सकता है, समझते हुए चीजों को चलना है। ठीक है, अच्छा ऊपर में जो लिखा हुआ है वो आप लोग को विजिबल है ना? जूम तो ना करूं मैं? दिख रहा है ना? वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बन गया यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग है। कौन कौन सा संभाग है? सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। कब बना, कैसे बना, इन सभी बातों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। अभी सिर्फ बेसिक सा चीज आपको मैं समझा रही हूँ। पहला क्लास है, पहले क्लास में आपको क्या पढ़ना है ये आपको समझना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग है। चीजें क्या क्लियर हो गई? प्रश्न बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग आपका बस्तर संभाग है। कौन सा है? बस्तर संभाग है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन सा है पूछेगा तो दुर्ग संभाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो अभी तो हमने देखा था ना बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है वहां जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितने जिले हैं बिलासपुर में? अभी मैं बताई हूं। तो बिलासपुर में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने जिले पढ़े थे हमने?
थे? 8 जिले पढ़े थे, और ये सबसे ज्यादा है। तो अगर प्रश्न में बन गया तो तुरंत काउंट करके इस प्रकार से आप आंसर ले सकते हो। अब समझ आया मैप क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ का वह संभाग कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? तो याद रखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, क्योंकि अभी नया नया बना है ना, सब बिलासपुरी संभाग में बना है। आगे अपने को समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला पूछ देगा, ध्यान रखना, और ये अभी करंट के क्वेश्चन में बनने वाला है आपका, समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर चीजें बिल्कुल अभी अभी ऐड हुई हैं, इसलिए आपको इसको स्टार मार्क लगाना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बोल रहा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। कौन सा है बेटा? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला आपका कोरबा होगा, हमारा कोरबा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा जिला है। कौन सा है? कोरबा जिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोसा या बोल सकते हो रेशम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में रेशम के लिए जांजगीर चांपा जिला है। कौन सा जिला है बेटा? जांजगीर चांपा जिला। ये कोसा या रेशम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। मैंने बताया था ना, जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको साथ में लेते हुए चलूंगी और साथ में आपको तैयारी करवाते हुए चलूंगी। चीजें क्या क्लियर? छत्तीसगढ़ में कितने संभाग? 5 संभाग। सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग है। सबसे ज्यादा जिलों की संख्या किसमें है? आपके बिलासपुर संभाग में पड़ता है। एक प्रश्न बन जाएगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका कोरबा जिला कहलाता है। चीजें हमारी क्लियर? आगे बात करते हैं। अच्छा, जांजगीर चांपा के बारे में क्या याद रखना है? तो यहां पर सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। सरगुजा संभाग में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन सा जी? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और अभी जो बना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, है ना, वो आपको मैं मैप से बता चुकी हूं। आगे बात करेंगे। बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। कौन कौन सा? रायगढ़, देखो ये लिखा भी हुआ है ना, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं। बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। रायगढ़, सारंगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा और मारवाही। ये बिल्कुल लिख करके मेंशन किया गया ताकि आप इसको नोट कर सके। अब मैं क्या करने वाली हूं? इसको डिलीट करने वाली हूं। इसी वजह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट देन, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैप का ले लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है, ताकि हम बढ़ सके आगे। ठीक, चलिए 2 मिनट का समय दे रही हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले जिसको लेना है, और ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो हमने अभी देखा सबसे ज्यादा जिले कहां पड़ते हैं आपके? बिलासपुर में, जहां पर 8 जिले हैं। रायपुर संभाग में कुछ 5 जिले हैं। दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले हैं। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो बलौदा बाजार हो गया आपका, रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया और आपका गरियाबंद हो गया। ये रायपुर संभाग के अंतर्गत पड़ते हैं। दुर्ग संभाग में हमने देख लिया कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, ठीक है, ये एक साथ है ना, बेमेतरा हो गया, दुर्ग हो गया और बालोद हो गया। इस प्रकार से दुर्ग संभाग में आपके टोटल 7 जिले पड़ते हैं। मैप में हमने ये भी क्लियर कर लिया था। अब हम देखेंगे बस्तर संभाग के बारे में। तो ध्यान रखना बेटा, बस्तर संभाग में टोटल आपके 7 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं? 7 जिले पड़ते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे ऊपर में आपका क्या पड़ जाएगा? कांकेर पड़ जाएगा। कांकेर के जस्ट बगल में आपका कोंडागांव पड़ जाएगा। कांकेर के जस्ट नीचे में आपका नारायणपुर पड़ जाएगा। नारायणपुर के जस्ट बगल में आपका बस्तर पड़ जाएगा। उसके नीचे में आपका क्या पड़ जाएगा? बीजापुर हो गया, फिर दंतेवाड़ा हो गया, फिर सुकमा हो गया। इस प्रकार से आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल आपको कितने जिले देखने को मिलेंगे? 7 जिले देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं वर्तमान में? 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कब की बात कर रही हूं? तो मैं अभी पढ़ा रही हूं 2023 की, ठीक है। आज से 3 साल बाद जो भी बच्चा अगर मैं मेरा ये वीडियो देखेगा, ठीक है, तो उसके लिए ये मैसेज है कि बेटा मैप तो वैसे ही है, लेकिन उसमें कौन कौन सा चीज ऐड हुआ है एक बार आप उसको अपडेट उस टाइम पर कर लीजिएगा। अभी मैं जो पढ़ा रही हूं 2023 के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं। 2023 में अभी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। मैप बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस एक्स्ट्रा जो जिले ऐड होंगे वो आपको वहां पर मैप के माध्यम से आप बस अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि वीडियो तो रहने ही वाले हैं, 3 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, मैडम नहीं रहेगी तब भी वीडियो रहेगा यूट्यूब में, है ना। तो चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं ध्यान से देखो। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो संभाग है वो बस्तर संभाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर है। सबसे बड़ा कौन सा है? बस्तर है। सबसे बड़ा कौन सा है? बस्तर है। बस्तर के बाद कौन सा है अगर पूछ दिया तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो पीएससी का ना कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी पूछ देगा। अगर आपका किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है ना तो वो ये पूछ देगा कि क्रम से जमाओ कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद, क्योंकि जो सीधी पीएससी ने आए बैक क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई हाथ पैर ही नहीं है, मुंडी पूछ ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर जिला पूछ दिया तो मैप से समझ आ जाएगा, लेकिन प्रश्न आपसे बन जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्रम से जमाओ। तो याद रखेंगे सबसे पहले आपका बस्तर संभाग आएगा, बस्तर के बाद दूसरे नंबर पर आपका सरगुजा आएगा। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले सबसे नीचे वाला, उसके बाद सबसे ऊपर वाला, ठीक है। सबसे पहले संभाग में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे नीचे वाला, उसके बाद सबसे ऊपर वाला, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद फिर बीच वाला बिलासपुर हो गया। बिलासपुर के बाद आ जाएगा आपका रायपुर, और रायपुर के बाद आ जाएगा आपका दुर्ग। याद हो गया क्या? चलो मेरे साथ बोलो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला मतलब बस्तर संभाग, फिर सबसे ऊपर वाला सरगुजा संभाग, उसके बाद बीच वाला बिलासपुर संभाग, फिर आपका रायपुर संभाग, और उसके बाद आपका दुर्ग संभाग। इस प्रकार से बिल्कुल क्रम से हम चीजों को समझ सकते हैं। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो
भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं। अब यहां पर एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। पहले ही क्लास में पहला टॉपिक खत्म, जो मैप से रिलेटेड प्रश्न आपसे बन सकता था वो मैंने आपको करवा दिया। अब यहां पर दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। क्या बोला जा रहा है तो ध्यान से समझो। भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना कि भू आवेष्टित जिला या भू आवेष्टित राज्य, दोनों की मैं बात कर रही हूं। तो भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो, तभी तो आप आंसर कर पाओगे ना कि आखिर भू आवेष्टित क्या है। इसी को इंग्लिश में आप लैंड लॉक्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लैंड लॉक्ड के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम भू आवेष्टित जिला कहते हैं। अब समझो छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित, सबसे पहले जिला किसको कहते हैं या राज्य किसको कहते हैं भू आवेष्टित, ये देख लो। तो देखो किसी भी राज्य के पास दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर आप राज्य की, पहले मैं राज्य की बात करवा रही हूं आपको, है ना। भू आवेष्टित राज्य किसको कहते हैं ये समझो। तो कोई भी राज्य है उसके पास दो प्रकार की सीमा होती है। एक होता है आपका जलीय सीमा, ठीक है, एक होता है आपका जलीय सीमा और एक होता है आपका स्थलीय सीमा। दो प्रकार की सीमा होती है ना जी। तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है। अब जलीय सीमा से क्या याद रखना है, जलीय सीमा का मतलब ये बेटा कि जिस भी राज्य के पास समुद्र है, सीधा सीधा मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बता रही हूं, जिस भी राज्य के पास समुद्र है या जिस भी जिला के पास समुद्र है, ठीक है। और दूसरा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मतलब यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से बात बन रही है यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं राज्य की बात कर लूं तो अगर दूसरे देशों के साथ वो संबंध बना रहे हैं, उनके पास अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक। तो अब किसी भी देश के पास अगर ये दोनों चीजें हैं तो वह भू आवेष्टित जिला में काउंट नहीं होगा। आया क्या समझ में। सीधे सीधे भाषा में बताऊं तो ऐसा राज्य या ऐसा जिला जिसके पास समुद्र नहीं है और जो दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के सीमा को टच नहीं करते हैं, वह आपका भू आवेष्टित जिला होता है। बोलो समझ आया क्या चीज, क्लियर हो गया क्या चीज। मैंने अभी आपको यहां पर बिलासपुर का मैप बताया था कुछ इस प्रकार से, जिसमें हमने देखा था कि यहां पर आपका रायगढ़ है, यहां पर आपका सारंगढ़ है, यहां पर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, यहां पर आपका मुंगेली है, ये मैंने आपको बताया था। और यहां पर आपका जांजगीर चांपा था और यहां पर आपका कोरबा था। अब यहां पर मैं पूछूं आपसे कि क्या कोरबा भू आवेष्टित जिला है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या कोरबा के पास कोई समुद्र है, नहीं है कोरबा के पास कोई समुद्र। और क्या कोरबा की जो सीमा है वो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोरबा के जस्ट बगल में तो भाई रायगढ़ है जो कि छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है, और कोरबा के इधर बगल में आपका बिलासपुर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है, तो इधर से भी वो दूसरा राज्य को टच नहीं कर रहा है। और ऊपर का भी हमको पता है यहाँ पर आपका सरगुजा है, ये भी हम जान रहे हैं, और नीचे का भी हमको पता है कि यहाँ पर आपका रायपुर है। मतलब हमको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो कोरबा है ना, वो ना तो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच कर रहा है और न ही इसके पास किसी भी प्रकार का कोई समुद्री जल सीमा है। तो ऐसा ही जो जगह होता है बेटा, उसे ही आपका लैंड लॉक्ड कहते हैं या फिर भू आवेष्टित जिला कहा जाता है। राज्य के लिए भी सेम कंडीशन है, राज्य के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाऊं तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में क्या है, छत्तीसगढ़ के ऊपर में आपका उत्तर प्रदेश दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ के बगल में आपको उड़ीसा दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ के नीचे में आपको आंध्र प्रदेश दिख जाएगा, और छत्तीसगढ़ के बगल में आपको इधर मध्य प्रदेश दिख जाएगा और इधर आपको महाराष्ट्र दिख जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ भी चारों तरफ से अपने भारत के ही राज्य से घिरा हुआ है, तो वो किसी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं कर रहा है और न ही छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई समुद्र है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ भी क्या है, तो छत्तीसगढ़ भी आपका भू आवेष्टित जिला है। और किसको भू आवेष्टित जिला कहते हैं पहले तो ये समझ जाओ। समझ आ गया ना हमको कि भू आवेष्टित हम किसको बोलेंगे, जो किसी दूसरे राज्य के साथ या किसी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं करता है और ना ही उसके पास किसी भी प्रकार का कोई समुद्री सीमा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही आपका भू आवेष्टित जिला या भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई है क्या। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिला है। सीधा प्रश्न बन जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नहीं जी, सबसे बड़ा जिला बिलासपुर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका अभी करंट का न्यूज में अपडेट करके बता रही हूं ना, कोरबा हो चुका है। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है, कोरबा हो गया, ठीक है। आप याद रखेंगे और चाहे तो एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक। तो अपने को यहां तक चीजें समझ आ गई। अब मैं बात करूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले हैं या कितने भू आवेष्टित राज्य हैं। तो समझो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 भू आवेष्टित जिले हैं। कितने जिले हैं बेटा, 11। कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। चीजें क्या हमारी क्लियर है। अब ऐसे में रटवाऊंगी तो तुम रट तो लोगे लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा, तो फिर से मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, ताकि तुम लोगों को चीजें बहुत आराम से समझ आ सके, ठीक है। कोई बात नहीं, 10 बार बनाएंगे। देखो कंजूसाई नहीं करोगे तुम लोग। अगर तुम लोग हॉस्टल वार्डन का ही क्लास चल रहा है बेटा, हॉस्टल वार्डन का ही क्लास चल रहा है, सीजी ज्योग्राफी आपके उसमें है ना, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से मैं चालू की हूं इसको पढ़ाना, ठीक है। सीजी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और हॉस्टल वार्डन के लिए ही चल रही है। इवन आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना, उन सबके लिए ये यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको मैप बना रही हूं और फिर से बोलूंगी, काम चोटाई नहीं करोगे कोई भी। मैं जब तुम लोग के लिए 10 बार यहां पर मैप बना सकती हूं, क्या मेरे पास इतना नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ का मैप ही ले लेती। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है ना, बार बार बनाने की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत करूंगी तभी तुम लोग करोगे। 20 बार मैप बनाना पड़ेगा, 20 बार मैप बनाओगे, ताकि तुम लोगों को अभ्यास हो सके, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको भू आवेशित जिला के बारे में। तो फिर से हमको 2 संभाग बन गया हमारा, ठीक है, ये तीसरा संभाग बन गया, ये आपका चौथा बन गया और 5वां बन गया। अब यहाँ पर से आपको देखना है कि कितने भू आवेशित जिले हैं। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 खंड कर देंगे और यहाँ पर से ऐसे ला करके जोड़ देंगे। अगेन हमको क्या करना है, फिर से ऐसे करना है और यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पर से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पर से ऐसे। इसे पहले वाले में जो अभी ज्वाइन कर रहे हो देख लेना कैसे मैंने मैप बनाया था। ये जल्दी जल्दी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि बहुत सारी चीजें हमको अभी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से करना है, फिर ऐसे करना है और इसको बाहर निकाल देंगे, ऐसे करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये आपका गरियाबंद है जी, याद रखना, ये आपका महासमुद्र है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आपका धमतरी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर से फिर से आपको क्या करना है, ऐसे करके हमने क्या बना दिया, कांकेर बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बन गया पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको नीचे कर देंगे, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कांकेर, ठीक है, ये हो गया आपका कोंडागांव, ये हो गया आपका बस्तर, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका बीजापुर, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका सुकमा। चलो अब मैं बता रही हूँ आपको भू आवेशित जिला, क्लियरली विजिबल है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भू आवेशित जिला किसको कहते हैं हमने जान लिया, जो दूसरे देश की सीमा को नहीं छूता या दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूता। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, जो बॉर्डर में जितने जितने जिले हैं ना वो सब दूसरे को टच करेंगे। मतलब बॉर्डर में जो जो चीज रखा हुआ है वो आपके भू आवेशित में काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के ले लो, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब वो दूसरा स्टेट को टच आपका करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम अगर ले लें कोरिया को, ठीक है, सरगुजा को ले लेते हैं, कोरिया को ले लेते हैं। तो एक बात समझना, यहाँ पर कोरिया हो गया, यहाँ पर आपका सूरजपुर हो गया और यहाँ पर आपका बलरामपुर हो गया, ये हो गया आपका सरगुजा और ये हो गया आपका जसपुर। तो क्या क्या चीज आएगा यहाँ पर से, तो सबसे पहले तो आपको सरगुजा दिख रहा है, सरगुजा के ऊपर में बलरामपुर है, बगल में आपका जसपुर है। मतलब ये थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर देती हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से चीजें दिख सके। कौन सा कलर लूं, ग्रीन ले लेते हैं ना। देखो तो एक तो ये सरगुजा है ना, जो ऊपर अगल बगल सबसे घिरा हुआ है। इसे सबसे पहले नंबर पर आपका सरगुजा हो गया जो कि भू आवेशित जिला है। दूसरे नंबर पर बोल रहा है कोरबा। चलो देखो कोरबा कहां पर है, तो कोरबा हमारा यहाँ पर है। ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, सूरजपुर है, बगल से भी घिरा हुआ है, अगल से भी घिरा हुआ है, मतलब कहीं से भी चाहे तब भी दूसरा स्टेट के साथ टच नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे नंबर पर कोरबा हो गया। तीसरे नंबर पर आपको जांजगीर चांपा जस्ट इसके नीचे में दिख जाएगा, बगल में शक्ति है, ऊपर में कोरबा है, बगल में बिलासपुर है, तो वो कैसे फिर नहीं होगा, इसलिए ये भी भू आवेशित जिला में आ गया जांजगीर चांपा। फिर देखते हैं शक्ति, यहाँ पर आपका शक्ति है, देखो जांजगीर चांपा है, ऊपर में कोरबा है, बगल में सारंगढ़ रायगढ़ है, नीचे में आपका यहाँ पर क्या हो गया, बलौदा बाजार हो गया, ठीक है। तो यह भी बिल्कुल भी दूसरा राज्य के साथ सीमा साझा कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए जांजगीर चांपा के बाद शक्ति भी आपका भू आवेशित जिला में आ जाएगा। बिलासपुर की बात कर ले तो बिलासपुर यहाँ पर है आपका, ठीक है। अब बिलासपुर भी देख लो, ऊपर में कोरबा है, बगल में जांजगीर चांपा है, यहाँ पर आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही है, यहाँ पर आपका मुंगेली है, किधर को टच करेगा बेचारा, कर ही नहीं सकता। तो जितने भी बीच बीच में है ना वही आपका भू आवेशित जिला कहलाता है, इसलिए बिलासपुर भी हो गया। बेमेतरा बोल रहा है, बेमेतरा देख लो, यहाँ पर आपका बेमेतरा पड़ जाएगा, ठीक है। अब बेमेतरा यहाँ पर है तो इसके जस्ट बगल में आपको पता है यहाँ पर कवर्धा हो जाएगा, बगल में बलौदा बाजार है, ऊपर में मुंगेली है और नीचे में यहाँ पर आपको दुर्ग दिख जाएगा। तो ये कैसे भू आवेशित जिला होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका बेमेतरा भी हो गया, वैसे ही सेम दुर्ग हो गया, वैसे ही सेम बालोद हो गया। मतलब कहने का आपको समझ आ गया क्या कि भू आवेशित जिला मतलब जो दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता है उसे ही हम भू आवेशित जिला कहते हैं। और साथ में एक और पॉइंट याद रखना है, जिसके पास समुद्री सीमा ना हो वह भी आपका भू आवेशित जिला में ही काउंट होता है। दोनों चीजें याद है ना, तो बस आपको याद रखना है। अब मैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेती हूं, ठीक है। देखिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने भू आवेशित जिले हैं, तो याद रखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिलों के अकॉर्डिंग बता रही हूं, ध्यान से एकदम 11 जिले हैं। कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। 11 ऐसे जिले हैं जो भू आवेशित है। कौन कौन सा है आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सा है आप लोग को दिख रहा है अपने को, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, दंतेवाड़ा। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई। इस प्रकार से टोटल 11 जिले हैं जो भू आवेशित जिले में काउंट होते हैं। चीजें हमारी खत्म हो गई हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, नवीनतम भू आवेशित जिला क्या बोल रहे हैं जी निधि मैडम, ऊपर का कोरिया बलरामपुर भी तो भू आवेशित होगा, नहीं हो सकता ना। नहीं इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि देखो ऊपर में मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से लाइन खींच के, है ना। तो ये आपका कोरिया, ये सूरजपुर, ये हो गया आपका बलरामपुर। अब देखो ये भले ही नीचे से टच ना करे लेकिन ऊपर से तो टच करेगा ना। ऊपर में तो आपका मध्य प्रदेश की सीमा है क्या, और भू आवेशित ये कहता है किधर से भी, ना अगल से, ना बगल से, ना दाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, किधर से भी वो दूसरा स्टेट को टच नहीं करना चाहिए। इसी वजह से ना तो हम यहाँ पर कोरिया को ले सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर किसको ले सकते हैं, बलरामपुर को ले सकते हैं। चीजें समझ आ गई क्या। इसीलिए हम यहाँ पर जसपुर को भी नहीं ले सकते हैं, हमने सिर्फ सरगुजा को लिया है। आगे अपने को समझ में। चलिए तो ये लिख लीजिए कौन कौन सा है, तो 11 टोटल याद हो गया। अब यहां पर से अभी जो करंट में प्रश्न आपका बन सकता है वो ये है कि नवीनतम भू आवेशित जिला कौन सा है, तो सबसे नया जो भू आवेशित बना बेटा वो आपका शक्ति है। कौन सा है, शक्ति है। कौन सा है, शक्ति है। इसको नोट कर लो स्टार मार्क के साथ, बिल्कुल करंट में जो जो चीजें जुड़ी हैं आपके एग्जाम में बन सकती है। तो नवीनतम भू आवेशित जिला कौन सा है, तो सबसे नया भू आवेशित जिला शक्ति है। कौन सा है, शक्ति है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब ये दूसरा टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। भू आवेशित जिला हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा नहीं है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर कर देंगे ईमानदारी से, और एक बार लाइक का बटन दबा दो यार ताकि मजा आ जाए मेरे को, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दो टॉपिक हमने देख लिया, एक तो मैप के माध्यम से हमने जिलों को समझ लिया कि कहां कहां पर वो स्थित हैं। दूसरी बात हमने भू आवेशित जिलों की कर ली कि भू आवेशित जिला आखिर किसको कहा जाता है और कौन कौन से हैं हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2023 की स्थिति में। आगे हम बात करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में
कि आखिर छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार अभी करंट में कैसा है। तो समझो, छत्तीसगढ़ के अगर हम सीमांत जिले की बात कर ले, सीमांत जिले मतलब क्या होता है? सीमांत जिले का मतलब है कि यहां से सीधा प्रश्न बन जाता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है। आगे क्या आपने को समझ में? तो यही को सीमांत जिला कहा जाता है। अब यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, हम तीसरे टॉपिक में पहुंच चुके हैं हमारे, ठीक है। तो समझना, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा कहलाता है बेटा? तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में क्या है जी? तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में बलरामपुर है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा कहलाता है? बलरामपुर कहलाता है। मैप में बता चुकी हूं, एक बार आप उसमें सर्च कर लो अगर आपने साथ में बनाया है तो, ठीक है। दूसरे अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा कहलाता है? सुकमा कहलाता है। सबसे ऊपर में क्या है? तो सबसे ऊपर में आपका बलरामपुर है। सबसे नीचे में क्या है? तो सबसे नीचे में आपका सुकमा। मेरे साथ बोलो, सबसे ऊपर में बलरामपुर, सबसे नीचे में सुकमा, सबसे ऊपर में बलरामपुर, सबसे नीचे में सुकमा। याद हो गया ना? तो इसीलिए सबसे उत्तरी हम किसको बोलेंगे? बलरामपुर को बोलेंगे, और सबसे नीचे वाला किसको बोलेंगे? हम सुकमा को बोलेंगे। चीजें हमारी क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व की बात हो गई, तो देखो दिशा तो पता है ना तुम लोगों को। दिशा कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर वाला को उत्तर हम कहते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिण कहते हैं, इधर वाले को हम पूर्व कहते हैं और इधर वाले को हम क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। तो उत्तर में यहाँ पर आपका बलरामपुर है, सबसे ऊपर में बलरामपुर है, इसलिए इसको सबसे उत्तरी जिला कहा जाता है। सबसे नीचे में यहाँ पर सुकमा है जो कि आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी सीमा कहा जाता है। वहीं अगर हम पूर्व की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे कोंटे में ना बेटा आपका जसपुर है। क्या है? जसपुर है, इसीलिए सबसे पूर्वी जिला आपका जसपुर कहलाता है। और सबसे पश्चिम कौन सा कहलाता है? तो सबसे पश्चिमी जिला को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। बहुत सारे बच्चों के मन में कैसे डाउट होता है कि पश्चिमी सीमा हम लें किसको? हम ले राजनांदगांव को या फिर हम ले बीजापुर को? तो ध्यान रखना, अगर मैं छत्तीसगढ़ के मैप की बात कर दूं तो मैप के अकॉर्डिंग, पीएससी के अकॉर्डिंग और रियलिटी में भी, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी में आपका बीजापुर स्थित है बेटा। कौन सा स्थित है? बीजापुर स्थित है। कौन सा स्थित है? बीजापुर। बिल्कुल हम बस्तर संभाग में पहुंच चुके हैं। तो ये चारों तो आपको एकदम रट्टम रट्टा होना चाहिए। सबसे ऊपर में बलरामपुर, सबसे नीचे में सुकमा, पूर्व में क्या है आपका? जसपुर, और पश्चिम में किसको लेना है आपको? बीजापुर को लेना है। किसको लेना है? बीजापुर को लेना है। चीजें हमारी यहां तक क्लियर हो गई? साथ में लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है, तभी आपके काम आएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला आपका बीजापुर है। कौन सा है बेटा? बीजापुर है, जो कि कहां पड़ता है? बस्तर संभाग में पड़ता है। अब देखो छत्तीसगढ़ का यहां तक, यहां से आपका जिला वाला चीज खत्म हो गया। यहां तक मैंने आपको जिला वाला चीज आपको समझा दिया, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगी वो मैं तहसील वाला बताऊंगी, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा, पीएससी कुछ भी आए बाय दे रहा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिला अपने को समझ आ गया ना? 4 जिला कौन कौन सा है? अच्छे से समझ ले। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो अब मैं बताऊंगी कि सबसे उत्तर में कौन सा तहसील है, सबसे दक्षिण में कौन सा तहसील। तो फिर से आप क्या करो, कुछ इस प्रकार से मैप आप बना सकते हो इफ यू वांट दैट, ठीक है। तो ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ये वाला आपका पूर्व हो गया और ये वाला आपका पश्चिम हो गया। अब मैं बात कर रही हूं तहसील का जी। तो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा तहसील है? तो बलरामपुर में स्थित है। बलरामपुर में क्या स्थित है? तो बलरामपुर में एक जगह स्थित है जिसको हम रामानुजगंज के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में अगर तहसील पूछे, तत्काल प्रभाव से टिक करोगे रामानुजगंज। क्या हो जाएगा? रामानुजगंज हो जाएगा। वहीं अगर हम सबसे दक्षिण तहसील की बात कर लें तो बेटा सबसे दक्षिण में आपका सुकमा जिला है, मैं बताई थी ना अभी। और सुकमा जिला में एक तहसील पड़ता है जिसको हम कोंटा तहसील कहते हैं। तो सबसे उत्तर में आपका रामानुजगंज है, सबसे दक्षिण में आपका कोंटा तहसील पड़ता है। वहीं अगर मैं पूर्व की बात कर लूं या पश्चिम की बात कर लूं तो पश्चिम में आपका भोपालपट्टनम पड़ता है। छत्तीसगढ़ का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था सन 1910 में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। भूमकाल विद्रोह था। भोपालपट्टनम में जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था 15 में, 95 में। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी सीजी हिस्ट्री में, बहुत मजेदार तरीके से आराम से आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो पश्चिमी तहसील कौन सा है? तो भोपालपट्टनम में। भोपालपट्टनम कहां स्थित है? तो ये आपके बीजापुर में पड़ता है। तो बीजापुर जिले के अंतर्गत जो भोपालपट्टनम नामक जगह पड़ता है, यह आपका सबसे पश्चिमी तहसील है। और वहीं पूर्व में कौन सा तहसील है? तो आप याद रखेंगे पूर्व में आपका जसपुर पड़ता है। तो एकमात्र ये जसपुर ही है जो आपके जिले में भी काउंट होता है और तहसील में भी काउंट होता है। बोलो चीजें क्लियर हो गई क्या? मेरे साथ साथ चीजों को बोलो, मेरे साथ साथ बोलोगे तभी याद होगा। अगर मैं जिले की बात कर दूं, उत्तर में बलरामपुर जिला है, नीचे में आपका सुकमा जिला है, पूर्व में आपका जसपुर है, पश्चिम में आपका बीजापुर है। चीजें हो गई क्लियर? अब अगर मैं तहसील की बात करूं तो बलरामपुर में ही आपका एक जगह पड़ता है जिसको कहते हैं रामानुजगंज। दक्षिण में सुकमा में एक जिला पड़ता है, सॉरी तहसील पड़ता है जिसको हम कहते हैं कोंटा तहसील। पश्चिम की अगर हम बात करें तो बीजापुर जिले के अंतर्गत एक तहसील पड़ता है जिसको हम कहते हैं भोपालपट्टनम। इसका इतिहास मैं पढ़ाऊंगी आपको। छत्तीसगढ़ के इतिहास जब पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे बहुत सारे विद्रोह हुए थे। स्पेशली जितने विद्रोह हुए थे ना बेटा, ये आपके बस्तर संभाग से हुए थे। तो कभी कभी भोपालपट्टनम से हुआ है, कभी कभी प्रॉपर बस्तर से हुआ है। ये सभी चीजों के बारे में बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ना। सभी चीजों की क्लास स्टार्ट करूंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, जैसे ही हो जाता है मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगी। अच्छा, जितने बच्चों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं देखना आता है, बिल्कुल नए हो तो तृप्ति ट्यूटोरियल टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे, आपको मेरा टेलीग्राम दिख
जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। शेड्यूल या फिर क्विज या फिर क्वेश्चन आंसर सारी चीजें वहां पर शेयर होती हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। जिला हमने देख लिया, हमने तहसील भी देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स कैसे बन जाते हैं। अब ये तो अपने को समझ आ गया। अब थोड़ा सा मैं अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं ना, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आखिर ये अक्षांश क्या है यार, आखिर ये देशांतर क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है। ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं। तो ये जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी ना, इतने अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो समझो। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दी, छोटा कर देती हूँ। देखो, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, अब दिख रहा है ना। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा हम उत्तर कहेंगे, ये वाला हिस्सा हम दक्षिण कहेंगे, है ना। ये वाला हिस्सा हम पूर्व कहेंगे, ये वाला हिस्सा हम पश्चिम कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, सबसे पहले तो अक्षांश और देशांतर रेखा आपको समझ आता है क्या। दो प्रकार की रेखाएं होती है हमारे ग्लोब में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जो ऐसे खड़ी खड़ी जो रेखा बनी होती है ना, लंबा लंबा बिल्कुल, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ऐसे रेखा बनी होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। अब यहां पर से समझो, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका उत्तरी अक्षांश है ये 24 डिग्री 5 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ऊपर में 24 है, नीचे में 17। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपनी लंबाई नापते हैं, जैसे आप अपनी लंबाई नाप रहे हो, कैसे नापोगे अपनी लंबाई, तो पूरा सिर से लेकर के पैर तक की जब आप लंबाई नापोगे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई मैं 175 सेंटीमीटर हूं। आ रहा है क्या समझ में। वैसे जब हम छत्तीसगढ़ की लंबाई नापते हैं ना, तो हमको दोनों स्थिति बताना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ कहां से शुरू हुआ है और छत्तीसगढ़ कहां पर जाकर के खत्म हुए हैं। जैसे हम कहां से शुरू हुए हैं, तो हम पैर से शुरू हुए हैं और सिर पे जाकर खत्म हुए हैं। यही ऐसे ही ना नापते हैं, सेम वैसे ही आपको छत्तीसगढ़ को भी नापना है। तो छत्तीसगढ़ कहां से शुरू हुआ, तो नीचे से अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ 17 डिग्री 46 मिनट से चालू हुआ है और उत्तर में 24 डिग्री 5 मिनट पर जाकर के खत्म हो गया है। तो यह हो गया छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश। याद रहेगा क्या, अक्षांशीय स्थिति छत्तीसगढ़ 24 डिग्री 5 मिनट से 17 डिग्री 46 मिनट तक उसकी लंबाई है। बस इस सरल भाषा में, इससे ज्यादा सरल भाषा में आप नहीं समझ सकते हो। और ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि आप समझ जाओगे। अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर उस टॉपिक में मैं घुसी तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, देखो देशांतरी स्थिति भी देख लो। 80 डिग्री 15 मिनट, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की स्थिति बोल रहा है। यहाँ पर क्या है, 80 डिग्री 15 मिनट से यहाँ पर हो गया आपका 84 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, 24 डिग्री 5 मिनट से नीचे में 17 डिग्री कितना 46 मिनट तक ये फैला हुआ है। मतलब देखो चौड़ाई 80 से लेकर के 84 तक, इसके बीच में 4 देशांतर रेखा आपका पड़ेगा। कितना रेखा पड़ेगा बेटा, 4 देशांतर रेखा पड़ेगा, क्योंकि 80 से 84 तक ही हमको जाना है। और लंबाई की मैं बात करूं तो 24 से 17 लगभग ये आपका 7 रेखा आपको पार करना पड़ेगा। 7 अक्षांश रेखा को ऊपर से नीचे आने में पार करना पड़ेगा और इधर से इधर जाने में आपको 4 रेखा पार करना पड़ेगा। ये तो हमको देखकर ही क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखो जो यहाँ पर डिग्री हमने लिखा ना 24 डिग्री 5 मिनट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर आपका 111 किलोमीटर होता है। रट लो, अच्छे से रट लो इस पॉइंट को। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। याद हो गया क्या, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। अब आगे देखो, अगर इसी के अकॉर्डिंग आपको लंबाई पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, अब लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण ही आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई, तो सीधा गुणा कर दीजिए। मैंने बताया ना, लगभग लाइन देख लो आप, 7 लाइन आपका पड़ रहा है तो 111। 1 डिग्री बराबर अगर 111 है तो 7 डिग्री आपको पार करके आना है। 7 रेखा पार करना है, मतलब 7 डिग्री आपको पार करना है। तो 111 में आप 7 का अगर गुणा कर दोगे तो 777 हो जाएगा ना। इसीलिए याद रखना है कि अगर पूछे कभी भी कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, तो सीधा आंसर करोगे 700 से 800 किलोमीटर तक है। देखो 777 आ गया ना, मतलब 700 से 800 के बीच में ही आएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है वो 700 से 800 किलोमीटर तक है। चीजें क्लियर। और वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की चौड़ाई पूछ दे तो मैंने अभी बताया ना 80 से 84, 4 डिग्री आपको पार करके जाना पड़ेगा। तो 111 में 4 का जब आप गुणा कर दोगे 444 आ जाएगा क्या, वही याद रखना है आपको। जब 111 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 कम 4 4 कम 4 4 कम 4, इसीलिए लगभग 435 किलोमीटर बोला जाता है। तो लंबाई कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात कर ले 435 किलोमीटर आपका पड़ जाता है। चीजें यहां तक क्लियर हो गई। एक बार फिर से वीडियो देखना, बहुत आराम से चीजें समझ आ जाएंगी। इतना भी टफ नहीं है जितना कि आप इसको बना लेते हो, बस हलवा बना करके रखे हुए और कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी से पढ़ो तो कोई भी सब्जेक्ट, यार पढ़ाई से अच्छा कोई चीज नहीं होता है जिंदगी में, समझिए क्या, पढ़ाई से अच्छा कोई चीज ही नहीं होता है लाइफ में। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे हमेशा आपको फायदे ही होते हैं। तो लंबाई चौड़ाई हमारा सेशन क्लियर हो गया। अब मैं बात करती हूँ कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा के बारे में। इस दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। कैसे प्रश्न बनता है, ध्यान से देखो।
कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर के गुजरती है। सबसे पहली बात ये हो गया आपका 4 जिला, कौन कौन सा हो गया? कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया। ठीक है, तो यहां पर सूरजपुर हो गया, यहां पर आपका हो गया बलरामपुर और यहां पर हो गया कोरिया। तो पहले जो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा है ना वो 3 जिलों से होकर के गुजरती थी, लेकिन अभी करंट में यहां पर मनेन्द्रगढ़ भी ऐड हो गया है। तो याद रखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो 4 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा हो गया? ऊपर ऊपर वाले, सारे ऊपर वाले, सबसे ऊपर में है ना जो, वहीं से आपका कर्क रेखा होकर के गुजरता है। तो मनेन्द्रगढ़, कोरिया हो गया, उसके बाद फिर सूरजपुर हो गया, उसके बाद फिर आपका बलरामपुर हो गया। इस प्रकार से वर्तमान में जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। याद हो गया? याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रश्न क्योंकि यहां से आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर के गुजरती है। कितने जिले से होकर के गुजरती है? 7 जिले से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? तो कोरिया, सूरजपुर, सबसे पहले कोरिया गया, कोरिया के बाद सूरजपुर गया, सूरजपुर के बाद सरगुजा, उसके बाद फिर बिलासपुर, उसके बाद फिर कोरबा, उसके बाद फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद फिर रायपुर, उसके बाद फिर महासमुंद, उसके बाद फिर गरियाबंद, उसके बाद फिर बलौदाबाजार। इस प्रकार से जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? कर्क रेखा 4 जिलों से और जो मानक समय रेखा है वो 7 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कोरिया में जाएगा, कोरिया के जस्ट बगल में आपका सूरजपुर पड़ता है, सूरजपुर से तुरंत नीचे की तरफ कट जाएगा, सरगुजा चला जाएगा, सरगुजा के बाद ये तुरंत नीचे की तरफ कटेगा, सरगुजा से जस्ट नीचे में आपका बिलासपुर पड़ता है, बिलासपुर से जस्ट नीचे में कोरबा पड़ता है, कोरबा के जस्ट नीचे में जांजगीर चांपा, उसके बाद फिर सीधा रायपुर पहुंच गया है, रायपुर के जस्ट बगल में आपका महासमुंद और ऐसे होते हुए वो गरियाबंद और बलौदाबाजार होते हुए बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से 7 जिले हैं जहां मानक समय रेखा आपकी टच करती है। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है? एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, याद रखेंगे। जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपका कर्क रेखा हुआ, ये आपका भारतीय मानक समय रेखा हुआ। तो एक तरफ से कर्क रेखा जा रही है, एक तरफ से भारतीय मानक समय रेखा जा रही है। तो ये दोनों जिस जगह पर एक दूसरे से टकराती हैं, जिस जगह पर एक दूसरे से मिलती है, वो जगह का क्या नाम है? तो यह भी पूछा गया है, आप याद रखेंगे। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपकी कोरिया में। कहां बेटा? कोरिया में। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, कोई सूरजपुर बोलता है, कोई कोरिया बोलता है। देखो बुक वाले ना कुछ भी आए बाएं छाप रहे हैं, समझ रहे हो ना? अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आपको आंसर लेना है, बुक के पीछे में मत भागो, याद रखना। अपडेटेड चीज मैं आपको बता रही हूं। तो जो कर्क रेखा है और मानक समय रेखा है, ये कहां पर काटती है एक दूसरे को? तो कोरिया में काटती है। और कोरिया में भी कहां पर काटती है? तो कोरिया के सोनहट तहसील में। जगह का क्या नाम है बेटा? सोनहट तहसील। क्या नाम है? सोनहट तहसील, याद रहेगा। तो कोरिया के सोनहट तहसील में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यहां तक हमारी चीजें क्या क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है। चलो थोड़ा सा बचा है, 2 ही स्लाइड है, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं, है ना, नहीं तो मैं स्किप करने वाली थी आज का क्लास। चलिए देखते हैं अब यहां पर क्या बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में बताया जा रहा है। ये कल की क्लास में देखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि क्लास यहां पर छोड़ देते हैं। क्या बोलते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लास कंटिन्यू करें या फिर कल देखें? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। क्या क्लास यहां पर छोड़ें, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, बिल्कुल मैप के माध्यम से मजेदार तरीके से आपको बताया जाएगा, या कंटिन्यू किया जाए? जल्दी कमेंट करके बताओ। 1 घंटा का क्योंकि वीडियो बन चुका है ना, तो रहने देते हैं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे रहने देते हैं, कल की क्लास में हम देख लेंगे इन चीजों को कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में याद देख ही लेते हैं। चलो 10 मिनट है, 10 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पर बताया गया है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में। क्या ट्रिक बताया गया? देखो, हम साथ साथ हैं, याद रखना यह ट्रिक। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में एक ट्रिक है, हम साथ साथ हैं, और यहीं से आपको याद आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। हम साथ साथ हैं से याद रखेंगे, साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं से क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये 7 पड़ोसी राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं। अब हम साथ साथ से आपको ये याद रह जाएगा कि 7 राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य है, पर इनका नाम कैसे याद रखोगे? तो एक छत्तीसगढ़ी में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने बनाया है, मामा ते आओ एंड झाऊ। देखो जब हम बच्चे थे तब हम लोग खेलते रहते थे ना, या बच्चों के साथ हम भी अभी खेलते हैं ना, झाऊ झाऊ वाला ऐसा, तो वही यहाँ पर बताया गया है, मामा ते आओ एंड झाऊ। मामा ते आओ एंड झाऊ, ये आपका ट्रिक है, मामा ते आओ एंड झाऊ, मामा ते आओ एंड झाऊ, ठीक है। ये आपका ट्रिक है पड़ोसी राज्य के लिए। तो मामा, माँ से याद रखेंगे बेटा, मामा नहीं ममा, छत्तीसगढ़ी में ममा कहते हैं, मामा थोड़ी कहते हैं। तो मामा ते आओ एंड झाऊ, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। कैसे बनेगा? तो माँ से बन गया आपका मध्य प्रदेश बेटा, ठीक है। माँ से बन गया आपका महाराष्ट्र, याद रखना है, महाराष्ट्र हो गया। ते से हो गया आपका तेलंगाना, ते से क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। आ से क्या हो गया? आ से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ऊ से क्या हो गया? ऊ से आपका उड़ीसा हो गया। एंड को छोड़ दो, एंड के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद झा से हो गया आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड, और ऊ से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ऊ से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपका 7 बहुत आराम से हमने पड़ोसी राज्य गिन लिए छत्तीसगढ़ के। तो ममा
ते, आओ एंड झाओ। ठीक है, ये ट्रिक है आपका, याद रखना है। 7 पड़ोसी राज्य यहां पर से मैंने आपको बता दिया। अब देखो पड़ोसी राज्य की दिशा थोड़ा सा देख लेते हैं कि पड़ोसी राज्य की दिशा कौन कौन सी है, बहुत आराम से। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो सीमा बनाता है, और ऊपर वाला हिस्सा है आपका बलरामपुर। ठीक है, वही झारखंड आपके 2 जिले के साथ सीमा बनाता है, बलरामपुर और जसपुर, ऊपर वाला हिस्सा है आपका। ठीक है, उड़ीसा आपके 9 जिले के साथ सीमा बनाता है। पूरा आपका जो पूर्व वाला एरिया है ना, उधर का पूरा जो एक साइड है, उस पूरे एरिया के साथ उड़ीसा सीमा बनाता है। कौन कौन सा आ जाएगा उस साइड में, तो आपका जसपुर से चालू करो तो जसपुर के नीचे में रायगढ़ पड़ता है, रायगढ़ के नीचे में सारंगढ़, उसके नीचे में महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और लास्ट में आपका सुकमा। ये सब उड़ीसा जो है कैप्चर कर लेता है। ठीक है, एक साइड पश्चिम का पूरा बॉर्डर किनारे वाला। फिर आगे आपका तेलंगाना 2 जिले के साथ बनाता है, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ है ना। कौन कौन सा, तो एक तो सुकमा के साथ, एक बीजापुर के साथ। महाराष्ट्र 5 जिले के साथ, मतलब इस साइड पर आपके पश्चिम साइड पर जितने जिले हैं उसके साथ आपका महाराष्ट्र सीमा बनाता है। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और उसके बाद मोहेला मानपुर और आपका राजनांदगांव, मतलब मैकल पर्वत एरिया से जितने एरिया टच है उन सबके साथ आपका महाराष्ट्र जो है सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश आपके 9 जिले के साथ, तो उड़ीसा भी 9 जिले के साथ, मध्य प्रदेश भी 9 जिले के साथ। याद रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हो गया आपका मध्य प्रदेश आपके 9 जिले के साथ सीमा बनाता है। राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़। इसको मैप के माध्यम से और अच्छे से मैं आपको चीजों को समझा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो देखो 2 तो हमने बताया था। सबसे पहले नंबर पर आपका उड़ीसा आ जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। दोनों ही आपके नए 9 जिलों के साथ संबंध बनाते हैं। एक तो आपका उड़ीसा हो गया, एक आपका मध्य प्रदेश हो गया। चीजें क्या क्लियर है, तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा होता है छत्तीसगढ़ का, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश। याद रहेगा 9 उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है भाई, तो सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो सिर्फ एक ही जिला के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यह भी सिर्फ एक ही जिला के साथ सीमा आपका साझा करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो गया, बस आ रही हूं। अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला अगर हम बोले, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है, दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है, उसे हम अंतर्राज्यीय बोलते हैं। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला क्या होगा, तो एक बात समझना, जो बलरामपुर है ना, वो एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बहुत सारे राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, जैसे कि ऊपर में उत्तर प्रदेश के साथ तो कर ही रहा है, बगल में आपका उड़ीसा से भी कर रहा है, इधर आपके मध्य प्रदेश से भी कर रहा है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा 3 जिलों के साथ, 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं हमारे यहाँ। 3 राज्यों के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, तो एक तो आपका बलरामपुर हो गया और नीचे में आपका सुकमा हो गया। सुकमा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि सुकमा इधर से उड़ीसा से भी टच कर रहा है, नीचे में आपका आंध्र प्रदेश के साथ भी टच कर रहा है, और इधर आपके तेलंगाना के साथ भी टच कर रहा है। तो इसी वजह से सुकमा भी 3 जिलों के साथ संपर्क में है, बलरामपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, के साथ सीमा बनाता है। वहीं अगर मैं सुकमा की बात कर लूं तो सुकमा आपका तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब देखो जसपुर की अगर हम बात करें तो जसपुर आपके झारखंड के साथ बनाएगा, उड़ीसा के साथ बनाएगा। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर नीचे में तेलंगाना के साथ बनाता है, बगल में महाराष्ट्र के साथ बनाता है। और वहीं राजनांदगांव की बात करूं तो मध्य प्रदेश के साथ बनाएगा और महाराष्ट्र के साथ बनाएगा। इस प्रकार से हमारा आज का सेशन फाइनली खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लास बहुत मजेदार तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे। एक रिक्वेस्ट है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर से ये लिंक शेयर करें, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री है बच्चे, हर किसी को मिलना चाहिए, है ना। जब क्लास फ्री में मिल रही है तो काहे आप महंगा पैसा देकर के कोचिंग ज्वाइन करोगे यार। ठीक है, बिल्कुल फ्री में सारी तैयारी आपको करवा दी जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आपको एक काम यही करना है कि ईमानदारी के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आप शेयर कीजिए, या जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर सभी बच्चों।